आज हम बेगा जनजाति को पढ़ेंगे या उसको जानेंगे। जो बेगा जनजाति है मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बेगा, सहरिया और पातालकोट के भारिया। उनमें से एक है बेगा। जो बेगा जनजाति है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है और ये जो क्षेत्र है मैकाल पर्वत श्रेणी कहलाता है। अब इसमें जो जिले आते हैं, उमरिया है, सीधी है, उमरिया, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। इस तरीके से इन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। बेगा जनजाति का जो शारीरिक बनावट है उसमें उनका रंग काला है, बाल लंबे और सीधे होते हैं और कई बार इतने लंबे होते हैं कि वो चोटी बना लेते हैं। त्वचा शुष्क सूखी हुई है। कद जो है जो अन्य जनजातियां हैं उनसे लंबा है और जो नाक है वो चपटी होती है। ठीक है। बेगा जनजाति के लोगों का भोजन, ये लोग खाद्य संग्राहक हैं। खाद्य संग्राहक मतलब कंदमूल इकट्ठा करना, जड़ी बूटी इकट्ठा करना, है ना। तो कंदमूल ये खाते भी हैं, फिर ये मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी हैं और शाकाहारी भी हैं। अब इनके भोजन है 3 प्रकार के, है ना। बासी मतलब रात का जो खाना बचा हुआ है वो अगले दिन खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं लोग? बासी कहते हैं। ठीक है। फिर अगला जो है पेज को दोपहर का खाना कहते हैं और जो बियारी है वो शाम का खाना कहलाता है। जैसा कि इसको हम यूं कहें कि ये ब्रेकफास्ट हो गया, ये लंच हो गया और ये डिनर, है ना। इस तरीके से बासी भोजन उसे कहा जाता है जो रात का है ना। हम लोग भी कहते हैं कि ये रात का भोजन है। ठीक है। इसको ब्रेकफास्ट के रूप में ये लोग खाते हैं बचा हुआ। फिर ये पेज है। पेज जो होता है मोटा अनाज होता है, उसका आटा होता है। आटे में नमक घोलकर उसको पकाकर ये लोग खाते हैं, ये पेज कहलाता है। और जो बियारी है वो शाम का भोजन है। और जो पेज है, जब मेहमान आते हैं विशेष तौर पर मेहमानों को खिलाया जाता है। जो बेगा जनजाति है उनकी उपजातियां हैं बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमेना, नाहर और काड़मेना। इसमें जो नरोतिया और भरोतिया है इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है मानव शास्त्रियों के द्वारा। और जो बिंजवार होते हैं ये भूमि स्वामी होते हैं। ठीक है। इनको राजवंशी वाला जो सम्मान है वो मिलता है। ठीक है। जो बेगा जनजाति है उनका आर्थिक जीवन, ये खाद्य संग्राहक है। ठीक है। शिकारी भी होते हैं। तो खाद्य संग्राहक में ये जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं, कंदमूल इकट्ठा करते हैं और भी जो वनोपज होती है तेंदुपत्ता वगैरह वगैरह ये इकट्ठा करते हैं। ठीक है। मतलब खाद्य जो है वनोपज है उसको संग्रहित करते हैं। ये लोग कृषि करते हैं। कृषि इन लोग करते हैं तो ये धरती जो होती है उसको ये माता मानते हैं और ये हल नहीं चलाते हैं। इसलिए नहीं चलाते हैं कि माता के जो छाती पर हम लोग हल नहीं चला सकते हैं। ठीक है। उसके सीने पर हल नहीं चला सकते, इसलिए जो खेती है ये झूम खेती करते हैं। झूम खेती का मतलब है स्थानांतरित खेती, है ना। इसमें स्थान परिवर्तन कर करके खेती की जाती है। जो स्थानांतरित खेती या झूम खेती जो है, जंगल को काटा जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो राख इकट्ठी हो जाती है उसमें बीज बिखेर दिए जाते हैं। ठीक है। और फिर जो बारिश होती है तब उसमें उपज पैदा होती है ना। जो उत्पादन होता है उसको ये यूज करते हैं। क्योंकि ये जो खेती है परंपरागत खेती है। ठीक है। इसमें प्रौद्योगिकी का या तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्पादन भी कम होता है। उसको उस खेती को जो झूम खेती या स्थानांतरित खेती है उसको ये बेवा या पोडू कहते हैं। जो बेगा जनजाति है इसमें 6 प्रकार के मुख्यतः विवाह पाए जाते हैं। एक का नाम है चढ़ विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, पैठुन विवाह, लमसेना और उधरिया। ठीक है। तो चढ़ विवाह है। तो चढ़ विवाह क्या होता है?
चढ़ विवाह। चढ़ विवाह का अर्थ है कि जो वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के घर जाते हैं, ठीक है। इसमें एक रस्म है, महुआ शराब होती है, उसकी 2 बोतल रस्सी से बांधकर कंधे पर लड़के का पिता लेकर लड़की के घर जाता है, ठीक है। फिर वहां जाकर बैठता है, बातें करता है। तो यह प्रतीक होता है कि ये जो कंधे पर बोतल लेकर आया है, मतलब यह वैवाहिक प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो सामान्य बातें करते हैं, फिर जो कंधे से लड़की का जो पिता होता है वो रखता है नीचे, और फिर कहता है कि मुझे प्यास लगी है। तो जैसे ही वो ये कहता है, इस शब्द का मायना यह है कि वह मंगनी की बात आगे करेगा। जो लड़की के जो घर वाले हैं यह समझ जाते हैं कि अब ये मंगनी की बात करने वाले हैं। तो जो वहाँ का जो वृद्धजन होंगे वो कहते हैं कि पहले हम अपनी लड़की से पूछेंगे। लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है, 2 शब्द कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मध्य पियो, ठीक है। इसका अर्थ है कि लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है। और यदि लड़की कहती है, मुझसे क्या पूछते हो, मध्य पियो, है ना। इसका अर्थ यह है कि लड़की की इच्छा है, वो शादी के लिए तैयार है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि लड़के और लड़की की मंगनी हो जाती है, उसके बाद विवाह हो जाता है। तो यह विवाह क्या कहलाता है, चढ़ विवाह। यह बेगा जनजाति में पाया जाता है। अगला विवाह है चोर विवाह। चोर विवाह में जो लड़के लड़की हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो घर से भाग जाते हैं, और घर से भाग जाते हैं उसके बाद यह अपने मित्र या दोस्त के माध्यम से घर वालों को खबर करवाते हैं कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ कर लिया है। तो घर वाले बाद में तैयार हो जाते हैं, फिर इनका विवाह संपन्न करा देते हैं। तो यह विवाह क्या कहलाता है, चोर विवाह। उठवा विवाह। उठवा विवाह में यह होता है कि यह चढ़ विवाह का विपरीत है। पहले जो लड़के वाले लड़की के घर गए थे, अब लड़की वाले लड़के के घर जाएंगे, ठीक है। ठीक विपरीत है, मतलब ये लड़की वाले लड़के के घर जाएंगे। पहले क्या हुआ था कि लड़के वाले लड़की के घर गए थे। तो ये उठवा विवाह है। इसमें जो खर्च है, जो सारा खर्च जो है लड़की वाले उठाएंगे इस विवाह में। अगला विवाह है पेठुल विवाह। पेठुल विवाह का अर्थ यह है, जो लड़की होती है किसी लड़के को पसंद करती है, तो फिर वो उसके घर जाती है रात्रि में, और हल्दी और चावल उस लड़के पर छिड़क देती है। जब यह कार्य करती है तब उसके जो लड़के के घर वाले हैं समझ जाते हैं कि ये लड़की इनसे विवाह करना चाहती है। फिर जो लड़के वाले होते हैं वो पंचायत के पास जाते हैं, पंचायत को बताते हैं कि ये जो लड़की है हमारी पैठुल बन गई है, ठीक है, पैठुल बन गई है, तो अब इसका विवाह करा दिया जाए। तो रात्रि में पंचायत के लोग इकट्ठा होकर लड़के और लड़की का विवाह कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर अगले दिन जो लड़के वाले हैं वो लड़की वालों के घर जाते हैं, उनको बता देते हैं कि अब लड़की जो हमारी पेठुल बन गई है, ठीक है, तो अब इनका विवाह करा दिया जाए। फिर लड़की वाले भी मान जाते हैं, तो लड़की वाले जब मान जाते हैं उसके बाद इन दोनों का विवाह हो जाता है। तो इसमें जो पेठुल विवाह है इसमें 2 बार विवाह होता है, एक तो रात्रि में होता है, एक बार दिन में होता है, ठीक है। फिर इसमें यह होता है कि जो लड़के हैं, लड़के वाले लड़की वालों को 3 से 4 हजार जो भी रुपया है वो देना होता है। यदि वो नहीं दे पाते हैं, जो लड़का है फिर उनके घर, किनके घर, लड़की घर लमसेना बनकर रहेगा, मतलब घर जमाई बनकर रहेगा। फिर अगला विवाह है लमसेना। जैसा कि हमने कोरकू में भी पढ़ा था, लमसेना विवाह पाया जाता है। लमसेना विवाह एक्चुअल में सेवा विवाह है, ठीक है। सेवा विवाह का अर्थ ये होता है, लमसेना विवाह एक्चुअल में सेवा विवाह है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो लड़का है ये वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है ना। जो लड़के का पिता वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है, तो जो लड़का है वो लड़की के घर जाकर काम करता है, ठीक है। तो यह सामान्यतः 3 से 7 वर्ष तक सेवा करता है, किनकी,
ससुराल पक्ष की, वहां पर वो कृषि करता है ना, लकड़हारे का काम करेगा और भी जो काम होंगे वो करेगा। ठीक है। और जो लड़की के जो पक्ष वाले यदि 1 साल में भी यदि तैयार हो जाते हैं तो इन लड़के और लड़की का विवाह कर देते हैं। अन्यथा 7 वर्ष तक यदि ससुराल वालों ने काम करा लिया लड़के से तो फिर उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको अपनी लड़की का विवाह लड़के से करना ही होगा। तो यह विवाह क्या कहलाता है? सेवा विवाह। सेवा विवाह मतलब लड़का जो है लड़की के घर जाकर काम करेगा, घर जमाई के रूप में काम करेगा। ठीक है। उधरिया विवाह। उधरिया विवाह का अर्थ यह है कि जो युवती है वो विवाहित है ना, तो वो अपने पति का घर छोड़कर अन्य व्यक्ति से शादी करना चाहती है। ठीक है। तो वो उसके घर चली जाती है। जो अन्य व्यक्ति है, जो दूसरा बंदा है, उसके भाई लोग युवती पर गर्म पानी का छिड़काव करते हैं या फिर 1 लोटा पानी डाल दिया तो युवती क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। जब ये शुद्ध हो जाएगी तो ये विवाह योग्य मानी जाएगी। इसमें यह होता है कि फिर पंचायत वालों को बताया जाता है। पंचायत वाले उसके जो पहले पति है उसको बुलाते हैं, उसको बताते हैं। तो जो अन्य जो दूसरा जो पति होने वाला है वह पहले पति को हर्जाने स्वरूप जो भी राशि निर्धारित होती है वो देता है। फिर जो पंचजन होते हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं, खपरे होते हैं, खपरेल जिसको बोलते हैं ना, उनको तोड़ देते हैं। ठीक है। उनका तोड़ने का अर्थ यह है कि अब इस युवती का पुराना रिश्ता समाप्त हो गया है, नए रिश्ते में यह आ गई है। फिर इस जो युवती को दोनों परिवार को भोजन भी कराना होता है। बेगा जनजाति में जो शव होता है व्यक्ति का, उसको जलाने का काम भी होता है और दफनाने का भी होता है। सामान्यतः जलाया जाता है, लेकिन दफनाने का काम विशेष परिस्थितियों में होता है। जो गर्भवती महिला है यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको दफनाया जाता है। अविवाहित पुरुष है तो उसको भी दफनाया जाता है। यदि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको भी दफनाया जाता है। और मृत्यु उपरांत जो संस्कार होते हैं उसमें एक मानी होता है। मानी का अर्थ होता है शुद्धिकरण। ठीक है। तो उसको इन लोग क्या कहते हैं? मानी कहते हैं। बेगा जो जनजाति है उसमें धर्म और जादू भी पाया जाता है। संपूर्ण ग्राम के देवता या गांव के देवता है बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ी माई, बाग देव और ठकुराई माई। ये जो देवता है ये संपूर्ण ग्राम के देवता होते हैं। फिर कुल देवता या बीमारियों के देवता जो है दुल्हा देव और नारायण देव होते हैं। ठीक है। और बूढ़ा देव है इनके प्रमुख देवता। ठीक है। फिर जो पुजारी होता है वो क्या कहलाता है? भूमकार। और इसके अतिरिक्त ये लोग तंत्र मंत्र विद्या आदि को भी जानते हैं। ठीक है। उससे भी बीमारियों का उपचार करते हैं। फिर उसके अतिरिक्त यह जो होते हैं जड़ी बूटियों से भी बीमारियों का उपचार करते हैं। जो बेगा जनजाति है गुदना प्रिय होती है। इनमें जो ये जनजाति जो है ये गुदना प्रिय जनजाति है। इसमें गुदने का बहुत ज्यादा महत्व है। पुरुष के लिए बतौर शौक गुदना करवाते हैं उन लोग, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं, अविवाहित स्त्रियां होती हैं, उनको गुदना करवाना ही होता है। तो उसमें एक गुदना होता है कपाल गुदना। तो जो कपाल गुदना होता है 8 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें क्या होता है कि V या U आकार का दोनों भौहों के बीच में माथे पर या कपाल पर गुदना करवाया जाता है। वो इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है। और बीच में एक टिपका लगाया जाता है। जो टिपका होता है वह अग्नि का प्रतीक होता है और ये जो U आकार है या V आकार है यह चूल्हे का प्रतीक होता है। ठीक है। उनका ऐसा मानना है कि इसके करवाने से ऊर्जा मिलती है
और गुदना अविवाहित स्त्रियों को इसलिए करवाना होता है कि ऐसा माना जाता है कि अन्य जनजाति में हो जाएगी तो वहाँ का भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगी, इसलिए उनको करवाना जरूरी होता है। फिर अगला है बाह गुदना, बाहों पर भी गुदना बनवाते हैं। तो वो जैसे बिच्छू है, मछली का कांटा है, मछली है, लकीरें हैं, इस प्रकार से बहुत सारे तरीके के गुदना बनवाते हैं। फिर जंघा पर भी लोग विवाह के पहले जंघा पर भी गुदना करवाते हैं। तो जब यह जो गुदना होता है तब वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित होता है। और यह जो सूर्य है, सूर्य के चिन्ह बनवाते हैं, ये विवाह पूर्व करवाया जाता है। फिर वक्ष स्थल पर भी जो स्त्रियां हैं वो गुदना करवाती है, टिपका है, इस टाइप की पुतली बनवा लिया, फूल बनवा लिया, तो वक्ष स्थल पर भी युवतियां गुदना करवाती हैं। फिर पृष्ठ मतलब पीठ पर भी जो स्त्रियां हैं वो गुदना करवाती है। यह गुदना इसलिए करवाए जाते हैं कि जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो, इसलिए तो पीठ पर इस तरीके से जो चिन्ह बनवा लेती हैं। ठीक है। अब इनका जो पहनावा है सामान्यतः अन्य जनजातियों की ही तरह है। जो पुरुष होते हैं वो कमीज पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं और सिर पर साफा बांधते हैं। जो स्त्रियां होती हैं वो साड़ी या धोती पहनती हैं और एक कपची कहलाता है, जो उनका पहनावा कपची कहलाता है। ठीक है। और जो धोती होती है उसी में बच्चे को पीठ पर बांध कर भी इन लोग काम करते हैं। और घुटने के ऊपर साड़ी पहनती हैं, इसीलिए जो जंघा पर जो गुदना बनवाया जाता है वो प्रदर्शित होता है ना। और पीछे भी जो है पृष्ठभाग में भी वह दिखाई देता है। ठीक है। उसको पछाड़ी भी कहते हैं, है ना। जो गुदना है उसको पछाड़ी गुदना भी कहते हैं, जो जंघा पे बनवाते हैं और जंघा के पीछे वाले भाग पर भी बनवाते हैं, उसको पछाड़ी गुदना कहते हैं। ठीक है। जो बेगा जनजाति है उनमें पितृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, पिता से सत्ता पुत्र को मिलती है, संपत्ति पुत्र को मिलती है, वंश नाम पुत्र को मिलता है। ठीक है। और जो पुत्र वधू होती मतलब बहू होती है वो उसके घर आके रहती है। मतलब जो पुत्र वधू होती है या बहू होती है वो अपने ससुर के घर आकर रहती है, अपने पति के घर आकर रहती है। मतलब ये जो परिवार क्या कहलाता है, पितृ स्थानीय परिवार कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा जो संपत्ति है वो पुत्र को मिलती है। जो बेगा जनजाति है उसका कर्मा, परधोनी, सेला और फाग ये लोक नृत्य भी होते हैं।